बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गाज़ेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में गाज़ेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात फाइंड की थी कि अगर हमें कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट दी गई हो तो उस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से किसी नियर बाई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। और वो हमने कैलकुलेट किया था कि ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट E की वैल्यू हमने देखी थी ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब इसी तरह आज हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हमें दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स दी गई हों तो उन दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि वी हैव टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। एक प्लेट जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, जबकि ये जो दूसरी प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और हमने इन दोनों प्लेटों के दरमियान एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया और हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर सपोज़ कर लें कि किसी इन दोनों में से हर प्लेट पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं उनकी मैग्नीट्यूड अगर Q हो और इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो हम A कंसीडर कर लें, तो फिर जो चार्ज डेंसिटी आएगी दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज प्लेट्स उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा A। अब हम आ जाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिफ़ाइन की थी कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कि पहले स्टेप में हम एक गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इन स्टेप्स को दोबारा से देख सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज़ कंस्ट्रक्ट ए गाज़ियन सरफेस। सेकंड स्टेप हमने लिया कि हमने डेफिनेशन को यूज़ करते हुए वो जो गाज़ियन सरफेस बनाई होगी उस गाज़ियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने गाज़ेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और जो चौथा स्टेप होगा उसमें इन दोनों फ्लक्सेस की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम पहला स्टेप उसके मुताबिक ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है यहाँ पे एक गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस डॉटेड बॉक्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने ड्रॉ किया है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा दिस बॉक्स रिप्रेजेंट गाज़ियन सरफेस। अब इसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर 4 साइड्स ऑफ दिस सरफेस। हम ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइड है इसका एरिया A1 कंसीडर कर लेते हैं। जो लेफ़्ट और राइट फेसेस हैं इनके एरियाज़ को A2 और A4 का नाम दे देते हैं और जो फील्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया होगा उसको हम A3 का नाम दे देते हैं। हमने बारी बारी इन तमाम फेसेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हुए हमने इसे कैलकुलेट करना है। तो आए हम इस गाज़ियन सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देखें, ये जो हमारे पास A1 साइड है या A1 सरफेस है, इसके अलॉन्ग जब हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम ये इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो एरिया होगा इट इज़ ऑलवेज़ डायरेक्टेड इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस। कि सरफेस जो होती है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हम एरिया की डायरेक्शन कंसीडर किया करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो फेस A1 होगा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी
और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को देखें तो ये हमें शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया A1। इट्स मीन E एंड A1 ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया A1 ये पैरेलल हों तो एंगल बिटवीन E एंड A ये 0 डिग्री के बराबर होगा। और अगर हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू अप्लाई कर दें तो cos 0 हम जानते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाएं तो फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया A1 दैट इज़ इक्वल टू E इंटू A1। अब इसी तरह अगर हम फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 4 पर चले जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया A ऑफ फ़ेज़ 2 एज़ वेल एज़ फ़ेज़ 4, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एरिया A4 ये राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम देखें तो इट्स डायरेक्शन इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम यहाँ पे एंगल बिटवीन E एंड A देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे इस साइड पे हम देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन एरिया A4 एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री ही बन रहा होगा। अब अगर इन दोनों एंगल्स को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इस फॉर्मूले में E डॉट A2 एंड E डॉट A3, सॉरी यहाँ पे E डॉट A4, तो हम इजीली इस बात को देख सकते हैं कि इन दोनों डायरेक्शंस में, इन दोनों एरियाज़ के अलॉन्ग एंगल 90 डिग्री बनेगा, और जो cos 90 होगा दैट विल गिव्स अस 0 आंसर। तो लिहाजा अगर हम इस cos 90 की जगह 0 दर्ज कर देते हैं तो ना सिर्फ फ्लक्स 2 0 के बराबर हो जाएगा, बल्कि जो फ्लक्स 4 होगा दैट विल आल्सो इक्वल टू 0। तो लिहाजा फ्लक्स 2 और फ्लक्स 4 इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। इसी तरह अगर हम ये जो फ़ेज़ 3 है इसको कंसिडर करते हैं तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि दिस साइड इज़ आउट ऑफ द फील्ड, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू फ्लक्स 4, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 0 के बराबर है, क्योंकि A3 ये फील्ड से बाहर लाई कर रहा है, लिहाजा जो फ्लक्स 4 होगा इसका आंसर भी 0 के बराबर होगा। जी, तो अब जबकि हम इन चारों फेसेस के अलॉन्ग फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हम टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गाजियन सरफेस इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 4 और जो फ्लक्स 3 होगा, इन तमाम की वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद हम टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गाजियन सरफेस उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आए हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज करते हैं कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू फ्लक्स फ़ाई1, और हम वो बात देख सकते हैं कि फ्लक्स फ़ाई1 EA1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज़ EA1। फ़ेज़ 2 के अलॉन्ग फ्लक्स उसकी वैल्यू भी 0 है, फ़ेज़ 3 के अलॉन्ग फ्लक्स उसकी वैल्यू भी 0 है, और फ्लक्स 4 के अक्रॉस वैल्यू वो भी हमने कैलकुलेट की कि दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो लिहाजा जो गाजियन सरफेस के अलॉन्ग टोटल फ्लक्स आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास होगी EA1 के बराबर होगी। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे कि हमने अब गाज़ेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाज़ेस लॉ, जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। और हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन ऑन दीज प्लेट्स, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज़ सिग्मा A। तो ये वैल्यू अगर हम इस Q की जगह दर्ज करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 1/ε0 सिग्मा A।
तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गासेस लॉ। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि EA1 इज़ इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा A। अब चूंकि हमारे पास जस्ट एक ही साइड यहाँ पे है, तो यहाँ A1 A2 या सब्सक्रिप्शन में ये वैल्यू 1 2 लिखने की बजाय सिंपली A लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया होगा इस एरिया से कैंसिल, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा। तो दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in this electric field between two oppositely charged plates। अब ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आई है और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमने इसे इन टर्म ऑफ वेक्टर शो करना हो तो साथ हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे और उस सूरत में हम इसे लिखेंगे 1/ε0, या हम इसे सिंपली लिख सकते हैं σ/ε0 इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होगी दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास था कि किस तरह से हमने 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले में हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चार्ज डेंसिटी पर डिपेंडेंस को ही शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स।